नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी है, निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया। 11 मई को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। कल 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का मतदान भी है। इसमें स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर भी मतदान होना है। दोनों विधानसभा सीटों के नतीजे 13 मई को साथ में ही घोषित होंगे। निकाय चुनाव के नतीजे भी 13 मई को आएंगे। तो स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर भी मतदान होना है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और कल सेकंड फेज के लिए निकाय चुनाव के लिए भी मतदान होगा और 13 मई को सभी के नतीजे एक साथ घोषित किए जाएंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार अब थम गया है। चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। दूसरे चरण के लिए 38 जिलों में आपको बता दें कि वोटिंग होनी है निकाय चुनाव की। और इसके अलावा विधानसभा की भी 2 उपचुनाव हैं, 2 सीटें हैं जहां पर ये उपचुनाव होना है। इसमें मिर्जापुर की 96 और स्वार, इन दोनों ही सीटों पर आपको बता दें कि मतदान कल होगा। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 11 मई को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। कल 2 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव का मतदान होगा। स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर यह मतदान होगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 13 तारीख को दोनों उपचुनावों के भी नतीजे और साथ ही साथ निकाय चुनाव के भी नतीजे एक साथ घोषित किए जाएंगे। कल इसके लिए वोटिंग होनी है। आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। 11 मई यानी कि कल दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। कल दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी मतदान होना है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर यह मतदान होगा। दोनों विधानसभा सीटों के नतीजे 13 मई को घोषित कर दिए जाएंगे। तो स्वार और मिर्जापुर की 96, ये 2 विधानसभा की भी सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है। तो बड़ी और अहम जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 11 मई को दूसरे चरण के लिए मतदान होगा और चुनाव प्रचार का जो शोर है वो आज थम गया है। सेकंड फेज में आपको बता दें कि कल निकाय चुनाव के लिए मतदान साथ में होगा। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर है। 38 जिले हैं, 7 नगर निगम की सीटें हैं इन 38 जिलों के अंदर। इन सभी जगहों पर कल सेकंड फेज में वोट डाले जाएंगे। ये नगर निगम की सीट हैं गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली नगर निगम। यहां पर आपको बता दें कि कल वोटिंग होनी है। इसके अलावा नगर पंचायत और नगर परिषद के लिए भी कल सेकंड फेज में मतदान होगा। साथ ही साथ 2 विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव के लिए कल मतदान होना है। तो दूसरे चरण का कल मतदान होगा। आज चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और जो सभी तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और कल पोलिंग सुबह से शुरू हो जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थमा है और 2 विधानसभा सीटों के लिए कल आपको बता दें कि मतदान होगा। और जबकि 11 तारीख को निकाय के लिए भी वोटिंग होनी है और 13 तारीख को नतीजे घोषित होंगे निकाय चुनावों के ही साथ में। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब निकाय चुनाव का समीकरण आप समझ लीजिए। 7 नगर निगम हैं, कुल 90 महापौर प्रत्याशी हैं। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अगर आप देखें तो 1150 हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 3492 प्रत्याशी मैदान में हैं। और इसी तरह से पार्षद प्रत्याशियों की भी जो संख्या है वो हम आपको बता रहे हैं। नगर पालिका के परिषद के कुल 14,313 सदस्य यानी कि जो पार्षद हैं। और इसी तरह से नगर पंचायत के लिए 42,575 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और साथ में ये 7 नगर निगम क्षेत्र हैं जहां पर मतदान होगा। गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, अयोध्या, कानपुर नगर। यहां पर आपको बता दें कि कल आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। 11 तारीख को मतदान होगा और कल आपको बता दें कि 2 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर उपचुनाव के लिए भी मतदान होना है। तो ये बड़ी जानकारी है। निकाय चुनाव को लेकर के ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि आज जो प्रचार प्रसार का शोर है वो थम गया है। ये बड़ी और अहम खबर है। तो निकाय चुनाव के सेकंड फेज में 38 जिलों में ये मतदान होना है। कल द्वितीय चरण में बाकी की बची हुई जितनी भी सीटें हैं सभी पर कल मतदान होगा। इसमें 7 नगर निगम क्षेत्र हैं गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर, अयोध्या। इन सभी जगहों पर निगम के लिए सेकंड फेज में वोटिंग होगी 11 तारीख को। और साथ ही साथ नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भी आपको बता दें कि मतदान 11 तारीख को होगा। तो चुनाव प्रचार का शोर हालांकि थमा है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो निकाय चुनाव का समीकरण भी आपको साथ में बता रहे हैं। तो 7 निगम की सीटें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि 7 बड़े शहर हैं। नगर निगम की सीटें हैं गाजियाबाद आप देखें, मेरठ है, अलीगढ़, शाहजहांपुर, बरेली, कानपुर और अयोध्या।
ये सभी बेहद महत्वपूर्ण शहर हैं और इन सभी जगहों पर सेकेंड फेज में आपको बता दें कि 11 तारीख को यहां पर वोटिंग होनी है। आज चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और फिर 11 तारीख को यानी कि परसों यहां पर आपको बता दें कि जो मतदान है वो होना है। बड़ी और अहम जानकारी। और सीधे अलीगढ़ का रुख कर लेते हैं। मोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी अलीगढ़ से जुड़ गए हैं। मोहित, इस समय क्या जानकारी आपके पास है, क्योंकि चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम चुका है, लेकिन अलीगढ़ में इस समय ग्राउंड पर क्या कुछ है, किस तरीके से चुनाव प्रचार रहा, क्या कुछ वहां के मुद्दे हैं, क्या कुछ वहां का माहौल है चुनाव को लेकर के, अपडेट करें। इसका चुनाव जो प्रचार था वो थम गया। थमने के बाद चुनाव हो रहा है। परसों से मतलब बता दें, कल 10 तारीख है और परसों 11 तारीख है। दूसरे चरण में 11 तारीख में अलीगढ़ में मतदान होना है। देखिए, अलीगढ़ की तमाम तरह की स्थिति सामने आई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो अलीगढ़ की समस्या है वो जल भराव की समस्या है, क्योंकि अलीगढ़ का जो एक आकार है वो कटोरे नुमा है। तो यहाँ पर जल भराव की समस्या है वो लगातार सुर्खियों में रही है। कहीं कहीं ये देखा गया है कि वो कहीं डेंगू का प्रकोप लगा है, यानी कि जल भराव की समस्या अत्यधिक अलीगढ़ में जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव प्रचार बिल्कुल थम गया और जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जी तोड़ बाकायदा मेहनत की है। देखिए, चाहे तो हम बीजेपी के प्रकाश सिंघल की बात करें या हाजी वलीउल्लाह जिन्होंने समाजवादी ने जिन पर दावा ठोका है उनकी बात करें, वहीं बसपा से सलमान शाहिद मैदान में। देखिए, अलीगढ़ का जो मुकाबला है वो बाकी से थोड़ी देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2017 की बात करते हैं तो बसपा ने पहली बार फतेह हासिल की थी, यानी कि 2017 में जो मेयर फुरकान है बसपा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और बसपा से बाकायदा वो मेयर रहे। देखिए, पूरे 11,81,000 के आसपास अलीगढ़ में टोटल मतदाता है और अलीगढ़ की बात करें तो 9,01,000 के आसपास अलीगढ़ में मतदाता है जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो निकाय चुनाव की छोटी मोटी समस्या, जो सड़कों को नाली की समस्या ले लें या गलियों की समस्या लेके उसको लेकर जो मतदाता है उन्होंने अपना मत का प्रयोग उनको कहाँ करना है वो उनके जहन में साफ तौर से बैठा हुआ है। देखिए, तमाम जो दावे हैं वो लगातार किए गए, लेकिन आखिर मतदाता किस ओर जाता है ये सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। यानी कि मतदाता के मूड के अभी तक पता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो समस्या है वो मतदाता के ध्यान में ही है। जो प्रत्याशी उन्होंने साफ तौर से उनको मनाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। देखा भी गया कि अखिलेश यादव ने रोड शो किया, अखिलेश यादव के साथ साथ डिप्टी सीएम भी आए और सीएम भी आए, उन्होंने प्रत्याशियों को जिताने के लिए लगातार अपील की। देखिए, अब जो सरकार है यानी कि वर्तमान सरकार डबल इंजन की सरकार उनको कहा जाता है, अब नारा साफ तौर से निकल के आया कि उसको ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। यानी कि निकाय चुनाव से लेकर यूपी सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक वो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए, जिसको विकास का जो मेन मोटिव है वो कहीं ना कहीं सार्थक होते हुए वो देखा जाए। और प्रशासन की, देखिए प्रशासन की बात करें तो कल पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी नगर निगम अलीगढ़ की। अगर बिल्कुल, तो मोहित, कुल मिलाकर के जो तैयारियां हैं वो ग्राउंड पर अभी चल रही हैं और अब देखना यह है कि 11 तारीख को जब वोटिंग होती है और 13 को जो नतीजे आते हैं तो ग्राउंड पर क्या कुछ और नजर आएगा, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। मोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। आशीष भी हमारे साथ बरेली से जुड़ गए हैं, आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, आप नगर निगम या निकाय चुनाव के प्रचार का शोर तो थम गया, लेकिन बरेली में माहौल क्या है चुनाव को लेकर के, अपडेट करें। देखिए, बिल्कुल आयुष, जैसा कि और अब से 48 घंटे के बाद यानी परसों सुबह से ही जो है मतदान शुरू हो जाएगा। तो बरेली के माहौल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर हैं डॉक्टर उमेश गौतम, वो उन्हीं को दोबारा टिकट दिया गया था, तो लिहाजा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी अपनी ताकत झोंक रखी है और पूरी तरह से ये प्रयास किया जा रहा है कि एक बार फिर से जो महापौर की कुर्सी है वो उस पर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा हो। और लगातार खुद मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों ने यहाँ पर न केवल दौरे किए हैं बल्कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन छोटे छोटे कर हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। बल्कि वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने अपना खुद का उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर आई.एस. तोमर को उन्होंने दांव खेला है और डॉक्टर आई.एस. तोमर 2 बार पहले भी निर्दलीय मेयर चुनाव में जीत चुके हैं, लिहाजा उनको कोई भी कम करके नहीं आंक रहा है। और सीधा सीधा मुकाबला जो है वो डॉक्टर तोमर और उमेश गौतम में देखने को मिल रहा है। चुनाव प्रचार हालांकि थम गया है, लेकिन रणनीति लगातार उम्मीदवार अपनी बना रहे हैं। प्रशासन भी कमर कस चुका है, जितने भी पोलिंग बूथ हैं उन पर सभी के जो है संवेदनशील बूथ है, जो अति संवेदनशील बूथ है, वहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट करने की पूरी तैयारी कर दी गई है। कल से ईवीएम जो है रवाना कर दी जाएंगी, जो मतदेय स्थल है वहाँ के लिए। आपको बता दूं, जो मतदेय स्थल बनाए गए हैं वहाँ पर महिलाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, युवाओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई अगर विकलांग व्यक्ति है उसको भी बूथ तक पहुंचने में कोई असुविधा ना हो। प्रशासन लगातार अपील कर रहा है। कमिश्नर बरेली सौम्या अग्रवाल ने भी अपील की है मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करें। हालांकि पहले फेज में जो देखा गया था कि मतदान प्रतिशत जो है वो कम रहा था, लिहाजा यहाँ पर सभी जो समाजसेवी संगठन है, जो स्वयंसेवी संगठन है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सभी का ये प्रयास है कि मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए।
वोट किसी को भी करें, लेकिन अपने घर से जरूर निकलें। इंडिया न्यूज भी लगातार ये अपील कर रहा है कि मतदान हमेशा सबसे पहले करना चाहिए, पहले मतदान फिर जलपान। मतदान जो है हमारा अधिकार है और उसका प्रयोग हमेशा करना चाहिए। जी आयुष। बिल्कुल, लेकिन एक चीज और थोड़ा सा मैं यहाँ पे जानना चाह रहा हूँ आशीष, मुद्दे क्या हैं बरेली के? क्योंकि नगर निगम क्षेत्र को अगर हम लोग देखें, अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण शहर है, वहां पर मुद्दों की क्या इस समय स्थिति है? क्या मुद्दों पर बात हो रही है वहां पर, या फिर वही जातिगत समीकरण, या फिर योगी मोदी, या फिर दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के द्वारा जो लगाए गए आरोप, क्या है वहां पे ग्राउंड पर, और मुद्दे क्या हैं बरेली के? थोड़ा इसको अपडेट करें आशीष। जी बिल्कुल आयुष, मैं आपको बता दूं कि बरेली शायद उत्तर प्रदेश में पहला ऐसा शहर होगा जहां पर जो नगर निकाय चुनाव है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं लड़ा जा रहा है, मोदी योगी के नाम पर नहीं लड़ा जा रहा है। बरेली को मैं आपको बता दूं कि इसका जो उजला पक्ष है वो ये है कि बरेली को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है और बड़े संख्या में बरेली में काम हुए हैं। यहाँ पर पार्कों का सौंदर्यीकरण हुआ है, सड़कों का सौंदर्यीकरण हुआ है और बड़े अच्छी चीज़ों की यहाँ पर स्थापना की गई है। और आगे का जो विजन प्लान है वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको स्मार्ट सिटी घोषित करने के बाद यहाँ पर बड़ी मात्रा में पैसा यहाँ पर भेजा और यहाँ पर नगर निगम में काम भी हुआ। वहीं इसका दूसरा पक्ष ये है कि चूंकि स्मार्ट सिटी के तहत तेजी से काम किए गए, तो लोगों का आरोप ये भी है कि जो स्मार्ट सिटी के काम है वो बेतरतीब तरीके से किए गए। पहले सड़क को खोद दिया गया, उसके बाद उसमें दोबारा सड़क बनने के बाद दोबारा लाइन डाली गई, उसके बाद फिर उसको खोद दिया गया। या फिर जो स्मार्ट सिटी के तहत जो काम होने चाहिए थे उसमें विभागों में आपस में तालमेल देखने को मिला, जिसकी वजह से शहर में जगह जगह कहीं पर जलभराव की स्थिति है, कहीं पर सड़क उजड़ी हुई है। लेकिन ये सारी स्थिति जो है, चूंकि जब निर्माण कार्य होता है तो देखने में सामने आती ही है, लिहाजा अभी ये खेला जल्दबाजी होगी कि ये जो स्मार्ट सिटी का काम है वो जो सिटिंग मेयर है, जो भारतीय जनता पार्टी इस समय सत्ता में है, नगर निकाय में भी सत्ता में है, उसके लिए नुकसानदेह साबित होंगे या उसके लिए लाभदायक साबित होंगे। लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं वो लगातार हावी है। यहाँ अतिक्रमण की समस्या हो, चाहे सड़कों का चौड़ीकरण हो या फिर सॉलिड वेस्ट प्लांट हो, सभी को लेकर जनता सजग है। जनता की कसौटी पर इस समय सारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं और जनता एक एक पहलू का, एक एक पक्ष का आकलन कर रही है कि इस बार वो किसको मेयर की कुर्सी पर बिठाएगी। जी आयुष। चलिए आशीष, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, आप हमारे साथ बने रहिए। और अब कानपुर का रुख कर लेते हैं। कानपुर से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवराज जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। शिवराज, कानपुर में बताएं, चूंकि निकाय चुनाव के लिए प्रचार का शोर तो थम गया है, लेकिन नगर क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें, कानपुर नगर क्षेत्र की, मुद्दे क्या हैं वहां पर और किस तरीके का माहौल है चुनाव को लेकर के? शिवराज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, शिवराज तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं एक बार फिर से आशीष तब तक आपका रुख करता हूं। आशीष, चूंकि आपने ये कहा कि जो निर्दलीय प्रत्याशी जिनका भी आप जिक्र कर रहे थे और वो पहले निर्दलीय तौर पर वो जीत भी चुके हैं, इसलिए उनको कोई कमतर नहीं आंक रहा है, तो ये जो मुकाबला है इस बार वहां पे महापौर की सीट को लेकर के, क्या ये दिलचस्प है, त्रिकोणीय है, किस तरह की स्थिति है वहां पर और कैसे इसको वहां पर आप देख रहे हैं? आशीष, इसको अपडेट करें। देखिए आयुष, मैं सबसे पहले आपको सभी की उम्मीदवारी के बारे में बता देता हूँ। बरेली में जो 13 उम्मीदवार मेयर पद के लिए है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर उमेश गौतम जो निवर्तमान मेयर भी है वो मौजूद है। समाजवादी पार्टी से सपा समर्थित प्रत्याशी जो है डॉक्टर एस तोमर है, जो निर्दलीय प्रत्याशी है। उसके अलावा बसपा ने एक बार फिर काम पर दांव खेला है। ये पिछली बार चुनाव मैदान में से आम आदमी पार्टी से भूपेंद्र मौर्य है और MIM से भी एक प्रत्याशी मैदान में है। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी है। तो इन सभी में अगर मैं बात करूं तो जो लड़ाई में दिखाई देते हैं वो डॉक्टर उमेश गौतम और डॉक्टर एस तोमर एक बार फिर आमने सामने दिखाई देते हैं। पिछले चुनाव की अगर मैं चर्चा करूं तो पिछली बार 1,39,000 वोट मिले थे डॉक्टर उमेश गौतम को और 1,25,000 वोट मिले थे डॉक्टर एस तोमर को। लगभग 13,000 वोटों के अंतर से जीत और हार तय हुई थी। इस बार भी नगर निगम में 8,45,000 मतदाता है, जिसमें बड़ी संख्या में युवा मतदाता है और बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं जो पिछले चुनाव में भी यहाँ पर बरेली में अपने मत का प्रयोग जिन्होंने किया था। लिहाजा इस बार भी जो लोग हैं उनको वो दोनों में से किसी को भी कमतर आंकने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इलेक्शन मूड में रहती है और भाजपा का रिकॉर्ड रहा है कि वो चुनाव को बड़े अंतर से जीतते हैं, पूरी ताकत से चुनाव प्रचार करते हैं, बड़े नेता आते हैं, गली गली पहुंचते हैं। जो प्रत्याशी या जो टिकट के दावेदार थे, अगर उनके अंदर नाराजगी है तो उनको डोर टू डोर कैंपेन करके उनको घरों पर जाकर उनको मनाया जाता है। जिन किसी की नाराजगी होती है, जिस वर्ग की नाराजगी होती है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। बहुत यानी अगर हम कहें तो बहुत गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। वहीं अगर बात करें निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर एस तोमर की, तो वो चूंकि निर्दलीय ही 2 बार मेयर रह चुके हैं, जनता ने उनका 10 साल का कार्यकाल देखा है। लिहाजा इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी उनको
कम नहीं आ रही है। हालांकि वो आश्वस्त है कि जीत उनकी होगी, लेकिन वो लगातार चुनाव तय कर रहे हैं, बड़े नेताओं को भेजा जा रहा है, उनका दौरा हो रहा है। तो निश्चित तौर पर इन्हीं दोनों के बीच में इस बार कांटे की पिक्चर देखने को मिलेगी और देखना ये होगा कि इस बार जो जीत का हाथ अंतर होगा वो कितना रहेगा, सबके हाथ पर जीत फेरा नहीं करेगा। क्या नजरिए पर तक एक बार फिर तीसरी बार जीत कर व्यक्ति हैट्रिक बनाएंगे या फिर उमेश गौतम एक बार फिर नगर निगम सीट पर महापौर की कुर्सी पर काबिज होंगी। आशीष, लेकिन क्या ये जो ट्रिपल इंजन वाला हम लोग लगातार जो बयान सुन रहे हैं या ट्रिपल इंजन को लेकर के, चूंकि जो भी नेता पहुंच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खासतौर पर, वो इसको बहुत तेजी के साथ रखते हैं, क्या ये ट्रिपल इंजन वाला फैक्टर काम कर रहा है कि सेंटर में भी हैं, प्रदेश के अंदर भी हैं और निकाय के अंदर भी हैं, तो हम शहर को और अच्छी तरीके से विकसित कर सकते हैं? ये ग्राउंड पे काम कर रहा है क्या? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी अपने मतदाताओं को अपनी बात पहुंचाने के लिए बहुत सक्षम है। इनका जो आईटी सेल है वो शायद जो दुनिया की सभी राजनीतिक पार्टी है उनकी बहुत ज्यादा सक्षम है। इस बात को वो कई बार ग्राउंड लेवल पर साबित भी कर चुके हैं। लिहाजा हर जो भी प्रचार का माध्यम है, चाहे वो टेलीफोन कॉल हो, चाहे वो रेडिक्स हो, चाहे वो ग्राउंड लेवल पर कैंपेनिंग हो, सभी तरह से ये संदेश देने की कोशिश कर रही है मतदाताओं को कि अगर शहर की जो निकाय की सरकार है वहां पर भी अगर उनका व्यक्ति कुर्सी पर काबिज होगा तो निश्चित तौर पर जो देश और प्रदेश की सरकारों का पैसा है, जो योजनाएं हैं, उनका लाभ सीधे आम आदमी तक पहुंच पाएगा। लेकिन एक दूसरा तरफ जो है, जो विपक्षी उम्मीदवार है, वो चूंकि नजरिए खड़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं संभावना ये भी है कि अगर वो जीत जाते हैं और वो खुद भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो भी जो है एक विकल्प साबित होंगे। हालांकि ये सब अभी कहना जल्दबाजी होगी और इनका किसी तरह का कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जनता जो है, मैं यही कह रहा हूँ, लगातार यही दावों और वादों की हकीकत को परख रही है, इन बातों सभी तथ्यों की जांच कर रही है। और किसी चुनाव में सारी की सारी जो बाजी होती है वो जनता के हाथ में होती है और जो शहरी निकाय का वोटर होता है वो पढ़ा लिखा वर्ग होता है, समझदार प्रबुद्ध वर्ग होता है। लिहाजा जो बरेली के निकाय चुनाव का इतिहास रहा है, जो कांग्रेस से यहाँ तक भी जीत चुकी है, जबकि कांग्रेस का कोई ऐसा बड़ा जनाधार अब तक बरेली में देखने को नहीं मिला था, लेकिन जो व्यक्तित्व है वो नहीं, बिल्कुल। लेकिन आशीष, चूंकि हम लोग जब निकाय क्षेत्रों को देखते हैं और खासतौर से नगर निगम वाले क्षेत्र या नगर पालिका परिषद वाले क्षेत्र देखते हैं तो बीजेपी को हमेशा से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक एज रहा है या उसको हमेशा शहरी क्षेत्र में ये फायदा मिलता रहा है। जब सरकार नहीं भी थी प्रदेश के अंदर तब भी बहुत सारे नगर निकाय या बहुत सारे नगर निगम ऐसे थे जहां महापौर भारतीय जनता पार्टी के थे। अब क्या ये जो फैक्टर्स हैं, क्योंकि शहर का जो मतदाता है, आप ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप लगातार लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या उनके जहन में हैं ये बातें या फिर वो विकास या इन सारे मुद्दों को लेकर के गंभीर हैं? कैसे इसको देख रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो शहरी निकाय चुनाव है इसमें हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है, क्योंकि जो शहरी निकाय चुनाव है उसमें वहां पर सवालों का ही प्रतिशत ज्यादा होता है। बरनी में जो 8,45,000 मतदाता है उसमें 30% मुसलमान है। इसके अलावा सवर्ण मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है और सवर्ण मतदाता हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है और निश्चित तौर पर उस पर उनकी पकड़ भी रहती है। लिहाजा पिछली बार भी केवल 2 नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल ठीक है। चलिए आशीष, मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं एक बार गाजियाबाद का रुख कर लेता हूं। अनिल हमारे साथ, हमारे सहयोगी गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। अनिल, गाजियाबाद का जरा माहौल बताएं, चूंकि चुनाव प्रचार का शोर तो थम गया है, लेकिन ग्राउंड पर क्या असेस किया आपने और किस तरीके से वहां पर जो माहौल है चुनाव को लेकर के आपको नजर आया? अपडेट करें। देखिए, 6 बजते ही जो चुनाव प्रसार है वो थम चुका है और ऐसे में जिस तरीके से आज सुबह से ही सभी पार्टियां दमखम भरती हुई नजर आ रही थी, चाहे वो रोड शो, तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी से भूपेंद्र चौधरी यहाँ पर पहुंचे थे लोनी में, और तमाम जो पार्टियां हैं अलग अलग अपना दम भरती हुई नजर आई और साथ ही लोगों से जनसंपर्क करती हुई नजर आई। ऐसे में ये तो कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव प्रचार अब थम चुका है तो जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जिस तरीके से जनता के बीच में जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो प्रचार चल रहा था वो फिलहाल थम चुका है। ऐसे में अगर बात की जाए तो कुल जो है 9 निकाय गाजियाबाद में है, जिसमें कि 1 नगर निगम है और 4 जो है नगर पालिका है और 4 नगर पंचायतें हैं, जिसमें कि कुल मतदाता की अगर बात करें तो 25,80,000 जो वोटर है वो अपना मत का उपयोग जो है 11 तारीख को करेंगे। और जिस तरीके से बीजेपी के अंदर भी इस बार बात की जाए तो अंदर खाने कहीं ना कहीं जो टिकट बंटवारे को लेकर जो कलह हुई उसका कहीं ना कहीं असर इस बार
जो है देखा जा सकता है। फिलहाल जिस तरीके से हमने जमीनी स्तर पर लोगों से जाकर बात की तो उनका कहना था कि हमारे जो है लोकल मुद्दे हैं और हम ऐसे इंसान को चाहते चलिए, हैं और जो ये हमारी मुद्दे बातों ग्राउंड को पे सुन कितना पाए। काम कर रहे हैं इसके लिए हमको लगता है कि इंतजार कर लेना चाहिए, और जब नतीजे आएंगे तब देखेंगे कि ये कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है उन नतीजों में। मिर्जापुर का भी रुख कर लेते हैं। आकाश हमारे साथ मिर्जापुर से जुड़ गए हैं। आकाश, 96 जो सीट है वहां पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, क्या माहौल है वहां पर इस बार इस उपचुनाव को लेकर के? अपडेट करें। विधानसभा जो उपचुनाव होने जा रहा है सुरक्षित ये है, यहाँ पे जो है तो पार्टियों के बीच जो है मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें से एक अपना दल है जिनके राहुल कोल, जिनकी आकस्मिक मौत हुई, उनकी पत्नी लड़ रही रिंकी कोल, और दूसरी तरफ जो है सपा की प्रत्याशी है जो पिछली बार भी इस चुनाव को लड़ी थी, कीर्ति कोल। तो दोनों परिवारों के बीच में लड़ाई है, जहां एक और रिंकी कोल के लिए तमाम बड़े नेता यहाँ पे आए। कल योगी भी आए, उन्होंने जनसभा की और उन्होंने डबल इंजन की बात की। एक बार फिर याद बताया कि इस क्षेत्र में जो विकास हुआ है वो विकास और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा अगर मेरा हाथ मजबूत होता है। खुद अनुप्रिया पटेल रही वहां पे, जो पार्टी की जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो उपचुनाव को अगर लेकर हम बात करें तो दोनों परिवारों के, अगर दो परिवार की बात करते हैं तो जहां रिंकी कोल के ससुर जो है वो पकौड़ी कोल सोनभद्र से सांसद रहे हैं, वहीं कीर्ति कोल के पिता भी भाईलाल कोल वो विधानसभा यही जो है 96 से विधायक भी रह चुके हैं, इसके साथ साथ वो सांसद सोनभद्र से सांसद भी रह चुके हैं। तो लड़ाई काफी दिलचस्प रहेगा। पिछली बार राहुल प्रकाश जीते थे, उसके पहले 2017 में। चलिए ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मेरठ का भी रुख कर लेते हैं। पंकज हमारे साथ, हमारे सहयोगी मेरठ से जुड़ गए हैं। पंकज, मेरठ का क्या इस समय माहौल है? क्योंकि अब चुनाव प्रचार तो थम चुका, लेकिन मेरठ के अंदर इस समय क्या स्थिति? अपडेट करें, ग्राउंड पर क्या है? बिल्कुल 6 बजे जो है चुनाव का जो शोर है वो थम गया, और सभी पार्टी की बात करें तो सबने सीट से लेकर यूपी तक वो जोड़ लगाई। लेकिन इस बार जो मेरठ का चुनाव है वो खास होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो यहाँ पर दम लगाया है वो लगाया है सपा ने, क्योंकि अब तक का जो मेरठ का रिकॉर्ड रहा है वो सपा यानी कि मेयर की जो कुर्सी है उस पर अपना यानी कि सरताज नहीं बढ़ा पाई है। हमेशा मेरठ के अंदर बीजेपी और बसपा का ही जो है मेयर बनता है, लेकिन इस बार जो अतुल प्रधान है उनकी पंचमी जो सीमा प्रधान है यानी कि गठबंधन और सपा से वो यहाँ पर प्रत्याशी उतारी गई थी। लेकिन जिस तरह से कल अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे थे, जिस तरह से उन्होंने जो है जनसभा को संबोधित किया था, यानी कि जिस तरह से रैली निकाली थी, जरूर बगावत उसमें नजर आई थी। क्योंकि बात करें रफीक अंसारी जो शहर विधायक है सपा से, और जो चिठौर से विधायक है यानी कि शाहिद मंजूर, वो लगता नहीं आए थे। तो इससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो है बगावत सपा के अंदर बिल्कुल। लेकिन दूसरी चीज बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब यही देखेंगे पंकज, चूंकि कल तो अखिलेश यादव रोड शो करके गए और पहली बार दिखा कि निकाय के अंदर भी अखिलेश यादव ने इतनी मजबूती के साथ रोड शो किया है। अब इसका असर क्या होगा मेरठ में, ये हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, और चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे तो उसमें ये कैसे दिखता है। बुलंदशहर का रुख कर लेते हैं। पुनीत हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़ गए हैं। पुनीत, बुलंदशहर में इस समय क्या माहौल है चुनाव को लेकर के? अपडेट करें। बिल्कुल, देखिए अगर बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में फिलहाल 6 बजे के बाद में जो है वो चुनाव प्रचार जो थम गया है। सबसे बड़ी बात यह कि बुलंदशहर में जो है 9 जो है वो नगर पालिका है और 8 जो है वो नगर पंचायत सीट है। यहाँ पर देखना ये होगा कि बुलंदशहर की सीट पर बड़ी जो है वो कांटे की टक्कर है। ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी तो यहाँ पर जो है वो बाहुबली विधायक गुड्डू पंडित की पत्नी खड़ी हुई है और दोनों में ही कांटे की टक्कर यहाँ मानी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा का जो पल्ला है वो भारी दिखाई दे रहा है। जी चलिए अमेठी का रुख कर लेते हैं। दिलीप हमारे साथ अमेठी से जुड़ गए हैं। दिलीप, क्या अपडेट है आपके पास? चूंकि चुनाव प्रचार का शोर तो थम गया है, लेकिन वहां पर चुनाव को लेकर के माहौल क्या है? दिलीप, अपडेट करें। बिल्कुल आयुष, आपको बता दें कि अमेठी का नाम आते ही राजनीति की जो खुशबू है वो महकने लगती है। कहीं ना कहीं अमेठी हमेशा से वीवीआईपी जनपद रहा है। यहाँ से राहुल गांधी जो है, उसके बाद सोनिया गांधी, राजीव गांधी यहाँ से चुनाव लड़े, उसके बाद स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे वो बड़े चुनाव हो या छोटे चुनाव हो, उसमें हमेशा से अमेठी जो है हॉट सीट रही है। तो अगर इस निकाय चुनाव की बात की जाए तो शहर की सरकार चुनने के लिए पूरी तरीके से आज जो चुनाव प्रचार वो थम गया है। 11 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है। ऐसे में अगर बात की जाए तो जो प्रशासन है पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त है। जो भी संवेदनशील बूथ है उससे पूरी तरीके से जो है प्रशासन की पैनी नजर है। अगर वहीं बात की जाए तो यहाँ पर 2 नगर पालिका और 2 नगर पंचायत हैं। जैसे अगर बात की जाए तो गौरीगंज और जायस जो नगर पालिका है, वहां पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और
जो है समाजवादी पार्टी की खासी टक्कर देखने को मिल रही है। तो त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है। वहीं अगर अमेठी नगर पंचायत की बात की जाए तो यहाँ पर राजेश अग्रारी इससे पहले जो है उनकी पत्नी नगर पंचायत अध्यक्ष हुआ करती थी। अब की बार जो है वो सीट बदली है। अंजू कसौदन को यहाँ से नगर पंचायत का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने जो है बनाया है। वहीं अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर खासा टक्कर देती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जो मुकाबला देखने को मिल सकता है जो सूत्रों के मुताबिक और लोगों के मुताबिक वो आम आदमी पार्टी और जो है भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी जो है लड़ाई में लड़ रही है। अभी पीसी में जो बसपा का प्रत्याशी है वो निर्दलीय प्रत्याशी के साथ जो है समर्थन देने की भी बात आई थी। तो निर्दलीय प्रत्याशी भी जो है यहाँ से अच्छा टक्कर दे रहा है। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी हर जगह जो है वो चुनाव में फाइट कर रही है और जो भी लड़ रहा है चुनाव वो भारतीय जनता पार्टी से। तो कुल मिलाकर के जो फाइट है, आप दिलीप आप ये बता रहे हैं कि बीजेपी और सपा के बीच में ही है, और अब हम लोग देखेंगे क्योंकि जब नतीजे आएंगे तो ये जो फाइट्स है वो किस तरह से रिजल्ट में तब्दील होती है, इस पर निगाहें रहेंगी। शुक्रिया आप सभी लोगों का ग्राउंड से रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना है।